आप हेल्थ केयर इक्विपमेंट्स का बिजनेस चलाते हैं तो आपको बहुत डॉक्टर से डील करना पड़ता होगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्या फेस करते हैं आप इससे? मैक्सिमम डॉक्टर्स की मेंटेलिटी ये है कि हमें सस्ता इक्विपमेंट मिल जाए तो हम उस हिसाब से काम नहीं करते। हम इससे बहुत ज़्यादा क्रिटिकली इन सब चीज़ों को चेक करते हैं। उससे डॉक्टर्स को बहुत एक इम्पैक्टफुल एंड एक अच्छी चीज़ें प्रोवाइड हो जाती हैं। जब डॉक्टर आपको बोलता है कि डिस्काउंट दो, तो ऐसे टाइम पे आप कैसे डील करते हैं कि मुझे पेशेंट के हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है? आज की डेट में बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो कम प्राइस पे माल बेचने के बाद में गायब हो जाती हैं। हमने एक्सपीरियंस सेंटर बना रखे हैं। अच्छा, वी आर द ओनली कंपनी जिसके पास 24 आवर सर्विस का सिस्टम है। कोई अपना हॉस्पिटल खोल रहा है, अब उसे इक्विपमेंट प्रिक्योर करना है, तो क्या चेकलिस्ट फॉलो करना चाहिए? किसी के नाम पे या ऐसे परचेजिंग मत करो, खुद जाओ, एक्सपीरियंस करो इक्विपमेंट्स, कैसी उनकी टीम है, क्या बिहेवियर है। ट्रस्ट और रेपुटेशन बनाने में बहुत वक्त लगता है, बट रेपुटेशन या ट्रस्ट टूटने में एक केस लगता है। तो एक सेकंड कंपनी ने उस पर्टिकुलर हॉस्पिटल में पेशेंट मॉनिटर दिया था। उस कंपनी को उन्होंने इसलिए चूज़ करा कि वो सस्ती थी। उससे क्या हुआ, एक नॉर्मल पेशेंट का बीपी हाई दिखा, एक नॉर्मल पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया, जिस चीज़ की को बिल्कुल ज़रूरत भी नहीं थी। आउट ऑफ इंडिया एक रूल है कि आप 1 साल के बाद इक्विपमेंट्स यूज़ नहीं कर सकते हो वहाँ पे। इज इट? किसी भी पेशेंट की जान जाती है, सबसे पहले कमेटी आएगी, इन सारे इक्विपमेंट्स चेक करेगी, अप टू द डेट है कि नहीं है। इफ़ वो नहीं है तो आपका हॉस्पिटल का लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। ये इंडिया में नहीं है। हेलो, मेरा नाम है कुणाल जयसिंह। अगर आपको भी सीखने का शौक है या इन्फॉर्मेशन गेन करने का शौक है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस लंबे एपिसोड के हाइलाइट्स अगर देखने हैं तो कुणाल जयसिंह क्लिप्स को सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे स्पॉटिफाई पे जरूर फॉलो कीजिए। इन सब के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में। आशीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका अनलॉक विद कुणाल जयसिंह पे आने के लिए। हाँ जी सर, थैंक यू सर। बहुत सारे सवाल पूछने हैं आपसे हेल्थ केयर रिलेटेड। चाहता हूं कि इस पॉडकास्ट के माध्यम से हम ऑडियंस को ये बता पाएं कि हेल्थ केयर इंडस्ट्री कैसे चलती है, और अगर हॉस्पिटल खुदा ना खास्ता किसी को जाना पड़ रहा है तो वो कैसे एक सही हॉस्पिटल सिलेक्ट करे। इक्विपमेंट्स के बारे में, डॉक्टर्स के बारे में बहुत सारी सवाल पूछेंगे। लेट्स गेट इनटू इट। आप हेल्थ केयर इक्विपमेंट्स का बिजनेस चलाते हैं, हाँ जी तो आपको बहुत डॉक्टर से डील करना पड़ता होगा, हॉस्पिटल से डील करना होता, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्या फेस करते हैं आप इससे? सर, आज की डेट में मैक्सिमम डॉक्टर्स की मेंटेलिटी ये है कि हमें सस्ता इक्विपमेंट मिल जाए एंड अच्छी क्वालिटी में मिल जाए, तो हम उस हिसाब से काम नहीं करते। वी नो कि जो इक्विपमेंट है ये पेशेंट की तरफ जाएगा तो पेशेंट इससे हैम्पर होगा, तो हम इससे बहुत ज़्यादा क्रिटिकली इन सब चीज़ों को चेक करते हैं, क्वालिटी चेक्स करते हैं अपनी कंपनी के अंदर, अपनी फैक्ट्रीज के अंदर। तो उससे बहुत ज़्यादा चीज़ें एक वेल नरिश्ड जाती हैं, तो उससे डॉक्टर्स को, पेशेंट्स को बहुत एक इम्पैक्टफुल एंड एक अच्छी चीज़ें प्रोवाइड हो जाती हैं। ओके, तो बेसिकली जब डॉक्टर आपको बोलता है कि डिस्काउंट दो, सस्ते में करके दो, या हॉस्पिटल बोलता है कि मेरे को डिस्काउंट दो, सस्ते में करके दो, तो ऐसे टाइम पे आप कैसे डील करते हैं कि नहीं, मेरे को ये सेल भी करनी है पर मुझे पेशेंट के हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है? सर, जहाँ तक हम डिस्काउंट दे पाते हैं वहाँ तक हम देते हैं। एट लास्ट जब हमें कोई भी आके ये बोलता है कि हमें इस प्राइस पॉइंट पे दो, या ये चीज़ दो, या इस पर्टिकुलर चीज़ को दो, तो हम उनको बोलते हैं कि हमारी रेपुटेशन देखो, हमने एक्सपीरियंस सेंटर बना रखे हैं। अच्छा, लाइक दिल्ली में, भोपाल में वी आर हैविंग एक्सपीरियंस सेंटर्स, एंड राइट नाउ हम 29 फ्रेंचाइजीज और लॉन्च कर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया में। ओके, तो हम डॉक्टर्स को एक एक्सपीरियंस करने के लिए जगह दे रहे हैं। लाइक सारी चीज़ें, बेड्स, इक्विपमेंट्स, सब चीज़ें वो आके एक्सपीरियंस कर रहे हैं। पहली चीज़ हर एक डॉक्टर ये चेक करता है कि सर्विस पार्ट कैसा रहेगा। अब वी आर हैविंग 15 to 20 पीपल सर्विस टीम। वी आर द ओनली कंपनी जिसके पास 24 आवर सर्विस का सिस्टम है ऑल ओवर इंडिया के अंदर। ओके, आप दिल्ली से मटेरियल परचेज कर रहे हो एंड आपको आंध्र प्रदेश के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई है, वी सेंड आवर पर्सन बाय फ्लाइट विदाउट एनी चार्जेस, एंड वी आर गिविंग 2 years वारंटी कुछ इक्विपमेंट्स के ऊपर, लाइक क्रिटिकल इक्विपमेंट जो वेंटिलेटर हो गया, एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन हो गया। एंड हमारे पास
बहुत सारे डॉक्टर्स के टेस्टिमोनियल्स है जो डॉक्टर्स हमें खुद वीडियो बना के भेजते हैं। ओके। तो बहुत सारी रिव्यू वीडियोस होने के बाद डॉक्टर्स के हमने क्लाइंट नंबर लिस्ट रखी हुई है। अब आप एक आंध्र प्रदेश के क्लाइंट हो एंड यू नो कि यार मेरे को एलिस प्रो से परचेज करना है, बट आपके पास कोई रेफरेंस नहीं है, तो हम आपको एक एक्सेल शीट दे देंगे आपके आसपास के डॉक्टर्स की। मैक्सिमम डॉक्टर्स एक दूसरे के लिंक में रहते हैं, तो दे कैन कॉल, पूछ सकते हैं कि कंपनी इज ओके, सर्विस इज ओके और एवरीथिंग इज ओके। तो इस वे से हम वर्किंग कर रहे हैं। आज की डेट में बहुत सारी कंपनीज हैं जो कम प्राइस पे माल बेचने के बाद में गायब हो जाती हैं। मेन प्रॉब्लम इज दिस, डॉक्टर्स की सुनवाई नहीं होती है। अगर सुनवाई नहीं हो रही है, उससे ज़्यादा से ज़्यादा इम्पैक्ट डॉक्टर्स को, पेशेंट्स को ज़्यादा हो रहा है। डॉक्टर्स को तो बिजनेस पे हो ही रहा है, बट पेशेंट्स को ज़्यादा हो रहा है क्योंकि दे आर नॉट गेटिंग राइट इक्विपमेंट ऑन राइट टाइम। तो डॉक्टर भी कितना ही अरेंज कर लेगा लोकल मार्केट में से, यहाँ से वहाँ से, क्योंकि उस दे आर ऑल्सो हैविंग लाइक कैपेसिटी, या उनके भी फंड्स, एवरीथिंग इज देयर। तो वो सब चीज़ें मैटर करती है। हम वी आर राइट नो फुली फोकस्ड ऑन सर्विस। आप डील करते हैं तो जो हॉस्पिटल का प्रोक्योरमेंट का जो Head- प्रोसीजर होता है, तो वो डॉक्टर के थ्रू जाता है कि डायरेक्ट हॉस्पिटल के प्रोक्योरमेंट टीम अलग ही होती है, क्या होता है? सर प्रोक्योरमेंट टीम बिल्कुल अलग है, हाँ, डॉक्टर बिल्कुल अलग है, करेक्ट। बट प्रोक्योरमेंट टीम डॉक्टर्स को सामने 10 कंपनी रख देती है कि अच्छा। आपके पास ये 10 कंपनीज के ऑप्शन है, हाँ, और एल्स यू कैन सजेस्ट। ओके आप सजेशन दे दो कि यार इस कंपनी से मेरे को परचेज करना, आप इसका डेमो करवाओ। ओके। रिसेंटली मेरे साथ ऐसे ही हुआ था। एक आंध्र प्रदेश का ही हॉस्पिटल है, बिकॉज वी आर वेरी स्ट्रांग इन साउथ। ओके। आज से 3 साल पहले मैंने एक बहुत बड़े हॉस्पिटल को एक आइटम दी थी, रिट्रैक्टर दिया था। रिट्रैक्टर वो क्या होता है? लीवर ट्रांसप्लांट करने में यूज होता है। ओके। तो वो डॉक्टर को दिया था, एंड आफ्टर 3 इयर्स उन्होंने हॉस्पिटल चेंज करा, लाइक पोजीशन उनकी एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल पे गई। हाँ। तो ही कॉन्टेक्टेड मी कि आशीष भाई मेरे को ये वाला रिट्रैक्टर इस हॉस्पिटल में भी परचेज करवाना है। हाँ। तो मैंने आपका फोन नंबर प्रिक्योरमेंट टीम में दे दिया। ओके। आफ्टर दैट प्रिक्योरमेंट टीम कॉल मी कि भाई आपने 3 साल पहले इस हॉस्पिटल में इस डॉक्टर को ये दिया था और इस प्राइस पे दिया था। अच्छा। तो तो आप इसको प्रोवाइड करवाओ। ओके, तो काफी ज्यादा चीजें ये भी मैटर करती है कि प्रिक्योरमेंट टीम किसके हित में है। अच्छा। नॉट ओनली डॉक्टर्स की, प्रिक्योरमेंट टीम के ऊपर भी डिपेंड करता है कि उनका जो पास्ट हॉस्पिटल में इक्विपमेंट्स आ रहे हैं किस पर्टिकुलर कंपनी से आ रहे हैं, उस पर्टिकुलर कंपनीज के डॉक्टर्स से क्या रिव्यूज आ रहे हैं। तो वो सब चीजें मैटर करती हैं इसके अंदर कि क्या डॉक्टर दे रहा है कि प्रिक्योरमेंट टीम दे रही है। तो दैट गोज हैंड हैंड इन हैंड, तो इकट्ठे चलते हैं। टेल मी वन थिंग, हॉस्पिटल है, उसकी प्रोक्योरमेंट टीम है, उनके पास ऑलरेडी ये पता है कि ये ब्रांड्स के साथ हम काम करते हैं, रीजन सबको पता है कि ठीक है यहाँ से फायदा मिल रहा है, यहाँ से डिस्काउंट मिल रहा है, यहाँ से थोड़ा सा किकबैक मिल रहा है। हाँ, ठीक है, बट अगर डॉक्टर सजेस्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल एक्स ब्रांड का इस हॉस्पिटल में है, डॉक्टर शिफ्ट हुआ बिल्कुल। और उन्होंने बोला कि नहीं मेरे को एलिस प्रो से ही इक्विपमेंट चाहिए, तो वो मार्केट तोड़ना कितना मुश्किल होता है? इफ द डॉक्टर इज सेइंग कि मेरे को एलिस प्रो से ही प्रिक्योर करना है एंड द प्रिक्योरमेंट टीम नहीं चाहती कि एलिस प्रो से प्रिक्योर हो, तो फिर काफी ज्यादा ऑप्शंस डॉक्टर के सामने रख दी जाएंगी, अच्छा। और बहुत ज्यादा ऑप्शंस साइड बाय भी रख दी जाएंगी। नॉट ओनली द इक्विपमेंट्स, तो कुछ और चीजें भी रख दी जाएंगी, जैसे कि एक पर्सनल बेनिफिट्स भी डॉक्टर्स को दे दिए जाते हैं। अच्छा। कि आप इस पर्टिकुलर इक्विपमेंट को चूज करो, ये चीज हो जाएगी। तो रिसेंटली मेरे साथ एक ऐसा केस हुआ था, एक आइटम डॉक्टर ने बोली कि मेरे को एलिस प्रो की चाहिए, एंड द प्रिक्योरमेंट हेड, मतलब मेरे जो सेल्स हेड के साथ में उसकी नहीं बनती थी। अच्छा। तो वो कहता कि सर मैं आपको 100 और कंपनी ला दूंगा, आप बोलोगे कि ये चीज नहीं, ये चीज चाहिए, ये चीज नहीं, ये चीज चाहिए, मैं ज्यादा पैसे भी खर्च दूंगा, मैं अपना बजट भी एक्सपेंड कर, मतलब बजट भी खर्च दूंगा। एंड द डॉक्टर वाज स्टिक कि मेरे को एलिस प्रो की ही आइटम चाहिए। देन कमेटी बैठी, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, विदाउट दैट क्रिटिकल इक्विपमेंट उन्होंने हॉस्पिटल चलाया। कि डॉक्टर वाज स्टिक एंड डॉक्टर वाज माय फ्रेंड कि आशीष भाई मटेरियल आएगा तो आप ही से आएगा,
देयर वाज नो पर्सनल बेनिफिट, कोई ऐसा बेनिफिट नहीं था, बट इट वाज अ रिलेशन एंड ट्रस्ट ऑन आवर इक्विपमेंट कि आप ही से इक्विपमेंट आएगा एंड आप ही से इस हॉस्पिटल में परचेजिंग होगी, चाहे मेरे को कमेटी में बोलना पड़े, चाहे कुछ भी हो, और एल्स मैं उस पर्टिकुलर काम को करूँगा ही नहीं। कि अगर वो सर्जरी करने को बोल रहे हैं, किसी और के इक्विपमेंट से करने को बोल रहे हैं, तो मैं सर्जरी करूँगा ही नहीं। आई वो ट्रस्ट बिल्ड हुआ डॉक्टर के Trust- साथ कि उनको पता था कि ये इक्विपमेंट मुझे फेल नहीं करेगा जब मुझे- मेरे को करना हो। क्योंकि मेरे को एक सवाल पूछना है आपसे, हॉस्पिटल कितना भी अच्छा बना हो, टॉप ऑफ द नॉच अंदर स्टाफ हो, एकदम 5 स्टार की तरह बना हो, डॉक्टर भी अच्छा है, एक इक्विपमेंट जब गलत होता है तो इक्विपमेंट फेल होने से तो डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकता है। बिल्कुल सही। एक बुरा इक्विपमेंट एक हॉस्पिटल और एक डॉक्टर की रेपुटेशन को कितना खराब कर सकता है। रिसेंटली अब एक केस हुआ था नियर बाय माय ऑफिस ओनली, तो एक सेकंड कंपनी ने उस पर्टिकुलर हॉस्पिटल में पेशेंट मॉनिटर दिया था, ओके एंड वो डॉक्टर बहुत ज़्यादा रेपुटेटेड है दिल्ली के अंदर। ओके उस कंपनी को उन्होंने इसलिए चूज़ करा कि वो सस्ती थी, एंड उस कंपनी ने उनको कमिटमेंट्स दी कि हम आपको सर्विस प्रोवाइड करवाएंगे, इफ़ एनी इश्यूज़ कम हम आपका इक्विपमेंट रिप्लेसमेंट कर देंगे, मतलब उनके साथ रॉन्ग कमिटमेंट्स करी। उससे क्या हुआ, एक नॉर्मल पेशेंट का बीपी हाई दिखा, एक नॉर्मल पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया, एक नॉर्मल पेशेंट के इंजेक्शंस लग गए, मेडिसिन शुरू हो गई, जिस चीज की को बिल्कुल ज़रूरत भी नहीं थी। जो उसकी फैमिली वाले थे उन्होंने बहुत ज़्यादा इस पे मतलब केस डाला है, एंड एक बारी नाम खराब हो जाए तो ट्रस्ट बिल्डअप करना बहुत मुश्किल हो जाता है, चाहे हॉस्पिटल का नहीं डॉक्टर का भी जाएगा। डॉक्टर का भी जाएगा। अब डॉक्टर अपनी तरफ से राइट था, नॉर्मल जो बेसिक इक्विपमेंट्स भी अगर हम ऐसे सोचेंगे कि हम उसको प्राइस पॉइंट से नीचे परचेज कर लें, या उसको ऐसा परचेज कर ले कि ठीक है इफ एनीवन इज कमिटिंग, या ठीक है हम सस्ता ले लेते हैं, दैट डज नॉट गो वेल। आपको इक्विपमेंट भी उतना ही मैटर करता है जितना डॉक्टर का एक्सपर्टीज, जितना हॉस्पिटल का नाम। करेक्ट, बिकॉज क्या होता है ना, जैसे आपने बताया कि वो मॉनिटर पे ब्लड प्रेशर लो दिखाया या हाई दिखाया। हाई दिखाया था। अब वो ब्लड प्रेशर हाई दिखाया था तो ब्लड प्रेशर की मेडिसिन शुरू की जहाँ से उसको ब्लड प्रेशर को नॉर्मल लाना था, बट अगर नॉर्मल ब्लड प्रेशर था तो वो लो हो जाता है। लो हो जाता दैट्स स्कैरी कि गलत मॉनिटरिंग कैन एक्चुअली फ्लिप द एंटायर थिंग अराउंड। जैसे उनके फैमिली पर्सन का भी इंटरव्यू आया था रिसेंटली कि यार ये बहुत ज़्यादा नॉर्मल थे, एंड ऐसा कुछ सच नहीं था, तो इतनी कोई बड़ी चीज़ भी नहीं थी कि यहाँ तक बात पहुँच जाए। तो उसके बाद वो जो इम्पैक्ट आया दैट कंपनी पे आया, एंड वो कंपनी भी अभी सफ़र कर रही है उस पर्टिकुलर इक्विपमेंट के चक्कर में, एंड बहुत ज़्यादा क्रिटिकल पोजीशन पे भी आ चुके हैं। तो वी शुड एक्सपेक्ट कि हम एक अच्छे प्राइस पॉइंट पे एक अच्छा इक्विपमेंट परचेज करें, जिससे कि आप एक डॉक्टर को रॉन्ग कमिटमेंट ना पास ऑन करो, एंड डॉक्टर्स आगे रॉन्ग कमिटमेंट ना पास ऑन कर पाए। मेरे को एक बात बताइए, चलिए एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बताता हूँ आपको कि कोई अपना हॉस्पिटल खोल रहा है या एक डॉक्टर अपना नर्सिंग होम खोल रहा है या कुछ भी खोल रहा है, अब उसे इक्विपमेंट प्रिक्योर करना है, तो क्या चेकलिस्ट फॉलो करना चाहिए? ये सारी चीजें अगर चेक्ड है तो ये इक्विपमेंट करेक्ट है। सर जो हमारे बिजनेस का सिनेरियो है ना, दैट इज़ रेफरल बिजनेस। ओके कि भाई कौन सी कंपनी आज की डेट में अच्छी चल रही है, कौन सी कंपनीज के इक्विपमेंट मेरे को परचेज करनी चाहिए। अब जो काफ़ी ज़्यादा रेफरल बिजनेस से जो काम आता है दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्क, क्योंकि उसमें क्या है आपका कस्टमर कोई तोड़ नहीं पाता। जैसे रिसेंटली मेरे पास एक डॉक्टर आए थे गुजरात से, एंड उन्होंने सीधी बात बोले कि आशीष भाई मेरे को दिल्ली पे भरोसा नहीं है। अच्छा, कि मैं मटेरियल लेने आऊँगा, अगर मैं आपको एडवांस पेमेंट देता हूँ कि मेरे को टोकन अमाउंट दी, मैं सारा मटेरियल आप रेडी करके रखो, गाड़ी भी मैं अपने सामने लोडिंग करवाऊंगा। तो वो एक हफ्ता मेरे पास ही रहे, दिल्ली में मेरे पास रहे, जब तक उनका इक्विपमेंट प्रॉपरली उनको सेटिस्फाई नहीं हो गया कि ये चीज़ है या ये चीज़ है या ये चीज़ है। उसके बाद वहीं पे इमीडिएट पेमेंट करके गाड़ी में खुद बैठ के गए। बहुत ज़्यादा कंपनीज मिसलीड कर रही हैं डॉक्टर्स को, मिस कमिटमेंट्स कर रही हैं। अगर आप मिनिमल मार्जिन के ऊपर डॉक्टर को 2 इयर्स 3 इयर्स की वारंटी बोल देते हो, एंड आपके पास इतना भी मार्जिन नहीं है कि आप अपने बंदे को यहाँ से वहाँ भेज पाओ, तो कोई भी बंदा अपनी पॉकेट से तो पे करेगा नहीं।
एंड डॉक्टर्स क्या है उसको परचेज कर लेते हैं उस पर्टिकुलर इक्विपमेंट को, क्योंकि वो उस टाइम पे उनको सस्ता दिख रहा होता है। जब प्रिक्योरमेंट अथॉरिटी उस चीज़ को परचेज कर लेती है उस टाइम पर सस्ता दिख रहा होता है। अब अगर कोई भी डॉक्टर हॉस्पिटल सेटअप डाल रहा है, जो मैंने एक्सपीरियंस कर रहा है, डॉक्टर्स नीड कि मैं एक बारी इक्विपमेंट या कंपनी का स्टाफ या कंपनी का ओनर को एक बारी खुद मिलके खुद डिसीजन लूं। अगर रेफरल भी है तो दे कम ऑल ओवर इंडिया से हमारे पास में दिल्ली या भोपाल में रिसेंटली वी आर ओपनिंग इन जम्मू कश्मीर ऑल्सो। वाह, ओके। तो डॉक्टर्स खुद विजिट करते हैं, हमारे इक्विपमेंट्स की क्वालिटी एक्यूरेसी सब चीज़ें चेक करते हैं कि एवरीथिंग गोज गुड। फिर हम उनको एक्सेल शीट देते हैं कि सर ये हमारी क्लाइंट की लिस्ट है, आपके आसपास में से ये क्लाइंट है। तो डॉक्टर्स को उससे ट्रस्ट ज़्यादा हो जाता है कि हाँ यार ये दिस कंपनी इज जेन्युइन एंड इससे मैं इक्विपमेंट परचेज कर सकता हूँ। बहुत ज़्यादा सर्विसेज भी डिपेंड करती हैं कि वी आर गिविंग फ्री ऑफ कॉस्ट इंस्टॉलेशंस, डेमो वीडियोस, गाइडेंस वहाँ पे जाके, क्योंकि जो हॉस्पिटल ओनर है उनको नहीं पता कि इक्विपमेंट को कैसे ऑपरेट करना है। करेक्ट। डॉक्टर्स को भी नए इक्विपमेंट्स को ऑपरेट करना नहीं आता, ट्रेनिंग चाहिए उनको। ट्रेनिंग चाहिए। तो हमारा यहाँ से पर्टिकुलरली पर्सन जाता है, इंस्टॉलेशन करता है, इक्विपमेंट्स की ट्रेनिंग देता है, गाइडेंस देता है। कोई प्रॉब्लम भी आ रही है इक्विपमेंट के अंदर तो वी गिव द रिप्लेसमेंट्स। मे बी हम एक पहली कंपनी है ऑल ओवर इंडिया जो हमारे सेक्टर के अंदर एक कस्टमर केयर टीम बिल्डअप करी हुई है। वी रेज द टिकट आईडीज एंड 24 से 48 आवर्स के अंदर हम उसको रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करते हैं। इफ़ समथिंग गोज रॉन्ग और कुछ भी चीज़ रह जाती है कि यार ये नहीं हो पा रही है, जैसे नहीं हो पा रही, तो वी ट्राई कि हम लोकल स्पोर्ट में से उनको कुछ इक्विपमेंट प्रोवाइड करवा दें जिससे कि उनका काम ना रुके। तो अब वो डॉक्टर मेरे से परचेज करके लेकर गया एंड ही हैज़ गिवन अ वेरी गुड रिव्यू कि आशीष भाई के साथ डीलिंग करके बहुत मजा आया। एंड ऐसे मेरे पास हजारों रिव्यूज हैं। ओके। उसके बाद ही हैज़ गिवन मी 3 क्लाइंट्स। एक डॉक्टर से आप प्रॉपरली कमिटमेंट वे से काम कर लो तो उनका जो रेफरल बिजनेस है ना उससे आप ज़्यादा कमा जाओ। तो मैं जो समझ रहा हूँ, आप जो कह रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ कि ये बेसिकली एक ट्रस्ट बिल्डिंग फैक्टर होता है, प्रोसेस होता है। मुझे बताओ, ये ट्रस्ट बनाने का फॉर्मूला क्या है? सर कंसिस्टेंसी। फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक्टर सीज कि यार इनकी कमिटमेंट कैसी है। अगर डॉक्टर को हमने कमिटमेंट दी है कि हम 7 दिन के अंदर 10 दिन के अंदर डिस्पैच दे रहे हैं, वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप सब चीज़ें होती हैं। अगर आपकी पहली कमिटमेंट ही रॉन्ग हो जाए, 10 दिन बोल के आप 20 दिन ले जाओ डिस्पैच के लिए, उसकी इनोग्रेशन रॉन्ग हो जाए कि उसको जो उसने कार्ड बांट दिए लोगों में, इनोग्रेशन के कार्ड बांट दिए, तो वो सब नए कार्ड बांटने पड़े या सब एडिटिंग करने पड़े, तो उससे काफ़ी ज़्यादा डॉक्टर का एक ट्रस्ट टूट जाता है। देन ही कम्स इन पैनिक कि यार ये कंपनी पता नहीं कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, ये इक्विपमेंट सप्लाई दे पाएगी कि नहीं दे पाएगी, तो उससे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें खराब हो जाती हैं। इफ़ यू गोज विद योर कमिटमेंट कि यार 7 दिन 10 दिन बोला था तो 7 दिन में सप्लाई दे दी, 2 दिन में इंस्टॉलेशन बोला था तो 1 दिन में दे दी। अगर आपके इक्विपमेंट में कोई इशू आ भी जाता है, कोई प्रॉब्लम आ भी जाता है, आप 1 दिन में नहीं कर पा रहे हो या 2 दिन में नहीं कर पा रहे हो और कमिटेड टाइम के अंदर नहीं कर पा रहे हो, तो डॉक्टर विल वेट। वो डॉक्टर वेट करता है क्योंकि उसको पता है कि जब आपने पहली कमिटमेंट दी थी वो भी सही थी, दूसरी दी थी वो भी सही थी, लोकल जो क्लाइंट के रिव्यूज दिए वो भी सही थे। इफ थोड़ा बहुत हो भी रहा है ऊपर नीचे तो इट इज मैनेज, ये वन ऑफ केस होगा कि वो जेन्युइनली कुछ इशू कुछ इशू होगा। तो इससे बहुत ज़्यादा चीज़ें डिपेंड करती है कि आप क्या अपने कस्टमर को एट टाइम प्रॉपर सपोर्ट दे पा रहे हो कि नहीं दे पा रहे हो। ओके। ये एक बात बताइए मुझे, अगर आज एक हॉस्पिटल ओनर को आपको एक एडवाइस देना होता तो आप क्या एडवाइस देते? इफ आप खुद की परचेजिंग कर रहे हो, किसी के नाम पे या ऐसे परचेजिंग मत करो, खुद जाओ, एक्सपीरियंस करो, इक्विपमेंट्स, फर्नीचर्स, टीम वर्क, कैसी उनकी टीम है, क्या बिहेवियर है, क्या चीज़ है। एट लास्ट हम रिलेशंस बना रहे हैं, बिजनेस तो ऑटोमेटिकली बन रहा है। अगर आज ऑन डेट हमने 100 डॉक्टर्स को सपोज एग्जांपल सर्व करा है एंड हमने 100 में से 100 डॉक्टर्स के साथ रिलेशन बनाया, तो वो 1000 कब हो जाएंगे वी डोंट नो। अब बैक ऑफ द फोन आपको नहीं पता क्या चीज़ है, आप किसी के रेफरेंस से कुछ ऑर्डर भी कर रहे हो, बाई द चांस कुछ ऊपर नीचे हो जाता है, यू विल ब्लेम हिम कि भाई आपके चक्कर में मैंने यहाँ पे ऑर्डर दिया था या ये ऐसा हुआ था तो वैसा हुआ था, तो उसके चक्कर में मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है।
बेसिकली क्या होता है ना, बहुत सारी चीजें जो होती है ना, हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे ट्रस्ट और रेपुटेशन बनाने में बहुत वक्त लगता है, बट रेपुटेशन या ट्रस्ट टूटने में एक केस लगता है। बिल्कुल। अगर हॉस्पिटल शरीर है तो डॉक्टर दिमाग है और इक्विपमेंट आपके नर्वस सिस्टम है आपका, बिल्कुल। कि वो सारी चीजें पेनिट्रेट करता है ताकि वो सब चलते रहे, तो जो डॉक्टर बोल रहा है वो हो रहे। सही बात है। करेक्ट। तो इक्विपमेंट्स के बारे में बहुत लोग नहीं सोचते हैं। बिल्कुल। तो एक इक्विपमेंट हॉस्पिटल के रेप्यूटेशन के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है? सर, जैसे आपने बोला कि नर्वस सिस्टम है, अगर नर्वस सिस्टम काम नहीं करेगा तो ब्रेन भी काम नहीं करेगा, दिल भी काम नहीं करेगा और पूरी बॉडी काम नहीं करेगी। तो ऐसे इक्विपमेंट के ऊपर है, अगर आपका इक्विपमेंट ही राइट टाइम पे राइट चीज़ ना कर पाए तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं एक अथॉरिटी के ऊपर जो उसको परचेज कर रही है। अगर डॉक्टर परचेज कर रहा है तो वो अपने पास्ट एक्सपीरियंस से परचेज करेगा, बट अब थोड़ा सा सिस्टम ऐसा हो गया हुआ है कि चीज़ें सारी प्रिक्योरमेंट अथॉरिटी के पास चली गई हैं। तो वो अथॉरिटी ही डिसाइड करती है कि ये इक्विपमेंट आना चाहिए या इस प्राइस पॉइंट में आना चाहिए, इस पर्टिकुलर इक्विपमेंट का हमारा 10,000 रुपये का बजट है, हम 11,000 रुपये नहीं लेकर जा सकते हैं। एक डॉक्टर की रेपुटेशन बहुत सारे साल, एक इतने सारे साल लगा के बनती है, इतने ईयर्स लग जाते हैं डॉक्टर की हॉस्पिटल की रेपुटेशन बनने को, उनकी क्लाइंटेज बनने को, उनकी पेशेंट्स आने को। एक 1,000, 2,000, 5,000 एक नॉर्मल नॉमिनल सी अमाउंट बचाने के चक्कर में प्रिक्योरमेंट अथॉरिटी उस रेपुटेशन को दांव पे लगा देती है। माई कंपनी गिव्स द डेमो कि फर्स्ट ऑफ ऑल वो डेमोस्ट्रेशन प्रोवाइड करवाती है कि डॉक्टर शुड बी वेरी सेटिस्फाइड एंड वी टेक द सेटिस्फैक्टरी रिपोर्ट फ्रॉम द डॉक्टर। कि भाई आके चेक करो, टेस्ट करो, आपकी सेटिस्फैक्शन सेटिस्फैक्शन हम जाके चेक करवाते हैं। लाइक हॉस्पिटल में रिसेंटली मैंने आपको रिट्रैक्टर की बात बताई, तो हम जाके चेक करवाते हैं कि अगर इफ़ यू वांट टू यूज़ इन ऑपरेशन ऑल्सो, आप यूज़ करो, आप अपनी सेटिस्फेक्शन करो, गिव अस द सेटिस्फैक्टरी लेटर, हम अपनी कोटेशन के साथ में लेटर लगा देंगे। तो उससे क्या होता है ना, एक कहीं ना कहीं पे प्रिक्योरमेंट अथॉरिटी के 10 से 15 प्लेयर या 20 प्लेयर भी उन्होंने अगर ढूंढे रहते हैं और डॉक्टर की सेटिस्फैक्टरी रिपोर्ट आती है, तो जो अथॉरिटी बैक अथॉरिटी है उसी पर्टिकुलर पर्सन को या कंपनी को करती है कि इस इन्हीं से परचेज करना है क्योंकि दिस इज अप्रूव्ड बाय द डॉक्टर। आपने रेपुटेशन की बात की और ट्रस्ट की बात की, मेरे को एक सवाल आता है इससे कि हेल्थ केयर इंडस्ट्री में सबसे महंगी चीज क्या होती है? रेपुटेशन, ट्रस्ट, या फिर मशीन या इक्विपमेंट? सर, ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर ट्रस्ट बनता है। तो अगर हम इक्विपमेंट की बात करें, दैट कम्स आफ्टरवर्ड। पहले तो डॉक्टर का या हॉस्पिटल का ट्रस्ट बनता है एंड दैट कम्स ऑन ईयर बेसिस। तो आप अगर एक्सपीरियंस का चेक करोगे कि डॉक्टर्स के ऊपर, इफ़ यू आर ट्रस्टिंग समवन एंड यू आर गिविंग कि यार ये मेरे साथ वाले की जान बचा लेगा, तो दैट इज़ द मोस्ट कॉस्टलीस्ट थिंग। क्योंकि अगर आप डॉक्टर को एज अ हीरो मान रहे हो, आप डॉक्टर को एज अ भगवान मान रहे हो कि वो मेरे पास वाले की, मेरे जानने वाले की जान बचा लेगा, तो उसमें इक्विपमेंट हो गया, बिल्डिंग हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, हॉस्पिटल हो गया, वो कुछ भी नहीं है। मेन एवरीथिंग गोज ऑन ट्रस्ट, ऑन द इक्विपमेंट बेसिस ऑल्सो एंड एज द डॉक्टर बेसिस ऑल्सो। तो अगर महंगी की बात करें या कॉस्टलीस्ट थिंग की बात करें, दैट इज द ट्रस्ट ओनली, जो आज की डेट में काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है ड्यू टू लैक ऑफ दिस टू थिंग्स जो आपने बोली। अब ट्रस्ट भी लैक इसलिए हो रहा है कि इक्विपमेंट परचेजिंग लो प्राइस पॉइंट पे हो रही है। आपकी जो कंस्ट्रक्शन है हॉस्पिटल की, दैट कम्स इनटू अ बजट कि इस बजट से ऊपर नहीं जानी चाहिए। आउट ऑफ इंडिया एक रूल है, मे बी काफ़ी ज़्यादा लोगों को ना पता हो, कि आप 1 साल के बाद इक्विपमेंट्स यूज़ नहीं कर सकते हो वहाँ पे। इज इट? ये नहीं बताता मुझे। 1 साल के बाद आप दैट पर्टिकुलर इक्विपमेंट अगर यूज़ करते मिलते हो एंड अगर किसी भी पेशेंट की जान जाती है, सबसे पहले कमेटी आएगी एंड सारी इक्विपमेंट्स चेक करेगी अप टू द डेट है कि नहीं है। इफ़ वो नहीं है
तो आपका हॉस्पिटल का लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। ये इंडिया में नहीं है। इंडिया में नहीं है, इंडिया में कोई भी ऐसा लिमिट नहीं है। नहीं ऐसा कोई लिमिट नहीं है। तो दैट इज वाई सारे रिफर्बिश्ड इक्विपमेंट बाहर से इंडिया इंपोर्ट होते हैं। एंड राइट नाउ इंडिया इज बूमिंग इनटू रिफर्बिश्ड मार्केट इन मेडिकल इक्विपमेंट्स। इज इट? तो बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट्स जो हॉस्पिटल्स में लगे हुए हैं आज की डेट में मैक्सिमम रिफर्बिश्ड है। बड़े हॉस्पिटल्स में भी? बड़े हॉस्पिटल लाइक नॉट इन द कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स बट जो बेसिक हॉस्पिटल्स नॉर्मल गवर्नमेंट हॉस्पिटल? गवर्नमेंट हॉस्पिटल आर नॉट अलाउड टू यूज रिफर्बिश्ड इक्विपमेंट्स। वेरी गुड। कॉर्पोरेट हॉस्पिटल आर ऑल्सो नॉट अलाउड इन द रिफर्बिश्ड इक्विपमेंट। जो बेसिक लाइक 50 बेड 100 बेड के हॉस्पिटल्स नॉर्मल हॉस्पिटल्स हैं तो उसमें रिफर्बिश्ड इक्विपमेंट यूज हो जाते हैं। हाँ, दैट ऑल्सो कम्स विद द एक्यूरेसी ओनली कि एक मेंटेलिटी है लोगों की कि अगर हम इंडिया की इक्विपमेंट परचेज कर रहे हैं एंड उसी सेम प्राइस पॉइंट पे हमें एक अमेरिकन कंपनी के इटालियन कंपनी के इक्विपमेंट मिल रहे हैं, दैट इज अ रिफर्बिश्ड ओनली, बट हम उसको परचेज करेंगे क्योंकि वो ब्रांड वैल्यू है। एक नोशन बना हुआ है कि notion वो बना हुआ। इम्पोर्टेड माल है। अब जब बंदा फोन के बारे में सोचता है बंदे को एक या दो ब्रांड याद आते हैं। तो एज सच अगर आप मेडिकल इक्विपमेंट के रिगार्डिंग कुछ सोचते हो कि यार मेरे को यही चीज लेनी है, लाइक लेप्रोस्कोपिक कैमरा लेना है या ये चीज लेनी है, तो कुछ ब्रांड्स ही बंदे के नाम दिमाग में नाम में याद आते हैं बंदे को, डॉक्टर्स को याद आते हैं कि मेरे को इसी चीज को परचेज करना है। तो इस तरीके से हेल्थ केयर इंडस्ट्री में आज की डेट में वर्क हो रहा है। बेड्स की बात करूं, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ बिकॉज आप इंडस्ट्री में हैं एंड ये थोड़ा आपके इक्विपमेंट के थोड़ा हट के सवाल है, बट मेरे को ये है कि एक एवरेज हमारे यहाँ पे, मेरे पास स्टैटिस्टिक्स भी है, हमारे देश में 1.3 बेड्स पर 1000 पीपल है, ठीक है? और जापान में 12 बेड्स पर 1000 पीपल है, जर्मनी में 8 बेड्स पर 1000 पीपल है। हमारे पास 1.5 बिलियन की पॉपुलेशन है और हमारे पास आजकल बेड्स की कमी है। ये क्यों हो रहा है? व्हाई इज द गवर्नमेंट और द प्राइवेट हॉस्पिटल्स नॉट बीइंग एबल टू पंप इट अप एंड बिकॉज मेडिकल इंडस्ट्री बूमिंग है हमारे यहाँ पे, लोग बाहर से आते हैं हमारे यहाँ पे ऑपरेशन कराने, मेडिकल टूरिज्म करने, तभी भी हम मेडिकली इंफ्रास्ट्रक्चर और बेड्स में क्यों इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं? क्योंकि आज भी देखते हैं हम लोग बड़े से बड़ा हॉस्पिटल, लोग कई बार बेड्स नहीं मिलती बेड्स। ये क्यों हो रहा है? सर सब चीज़ें डिपेंड करती है इन्वायरमेंट के ऊपर। इफ़ यू आर सेटिंग अप अ हॉस्पिटल, अगर आप एक हॉस्पिटल सेटअप करना चाहते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो लाइसेंसेस इतने हैं कि उस पर्टिकुलर चीज़ में ही आपको टाइम इतना लग जाता है। एक मेरे फ्रेंड है पुणे से, तो इफ़ यू डोंट माइंड डॉक्टर किरण नाम है उनका। ओके। तो अब काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया उनकी सिर्फ लाइसेंसिंग पार्ट आने को। 2 ईयर्स से वो लगे हुए थे। ही वॉज गुड फ्रेंड ऑफ माइन। तो सारे इक्विपमेंट्स अपने से परचेज हुए हैं। अब 2 साल से वो लाइसेंसिंग का पर्टिकुलरली काम नहीं हो पा रहा है, तो हाउ दे कैन सेट अप अ हॉस्पिटल। एक बेसिक अगर आपको क्लिनिक पे डालनी है तो यू नीड अ लाइसेंस। तो एक पीछे से जो प्रोसीजर है लाइसेंसिंग का, दैट इज अ स्लो पार्ट। हाँ, कहीं ना कहीं पे हॉस्पिटल वालों की गलती होती है कि ये चीज़ ऐसे नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ ऐसे नहीं होनी चाहिए, तो उसको रेक्टिफिकेशन में भी टाइम लगता है। बट द लाइसेंसिंग पार्ट कम्स अलोंग आफ्टर दैट यू कैन सेट अप द बेड्स। आफ्टर सेटिंग अप द बेड्स, आपको बेड्स बढ़ाने के लिए यू नीड अ गुड मोशन कि यार आपको काफ़ी ज़्यादा पेशेंट्स चाहिए या यू नीड प्रमोशंस। तो उस पर्टिकुलर काम में भी डॉक्टर तो सिर्फ पेशेंट को ट्रीटमेंट करना आता है उसको। दे डोंट नो हाउ टू डू ऑनलाइन प्रमोशन, ऑफलाइन प्रमोशंस, मतलब अखबार में कैसे नाम लेकर आना है या फेसबुक ऐड कैसे चलानी है, ये सब चीज़ें डॉक्टर्स को नहीं पता। तो उस पर्टिकुलर काम में भी डॉक्टर को सीखते टाइम लग जाता है। तो जो वो स्ट्रक्चर है ना कि हाउ टू सेट अप अ हॉस्पिटल, वो बहुत ज़्यादा क्लियर कट नहीं है। और उससे क्या हो रहा है, जो टाइम अब जो 2 साल का टाइम सिर्फ लाइसेंसिंग के लिए लग गया, अगर वो 1 महीने में हो जाता तो आज वहाँ पे 150 बेड्स आ जाते हैं, तो बेड्स इंक्रीज हो जाते बेड्स इंक्रीज हो जाते। तो जो पीछे से टाइम है एंड इन्वेस्टमेंट ऑल्सो कम्स अलोंग कि अगर आप 2 साल आपने एक ही चीज़ के ऊपर लगा दिए एंड यू आर टेकिंग द इन्वेस्टर्स विद यू, आपने 10 बंदे अपने साथ में जोड़े एंड यू आर सेटिंग अप अ हॉस्पिटल
एंड 10 बंदे 2 साल तक हो ही नहीं सकता है कि वो वेट करेंगे, दे विल क्विट कि भाई आप अपना देख लो। मतलब मैक्सिमम जो बिग चंक होगा वो क्विट कर जाएगा, क्योंकि दे आर नॉट हैविंग दैट मच टाइम कि भाई हमें पैसे से पैसा बनाना है, आरओआई नहीं है। आरओआई नहीं है। तो जो पर्टिकुलरली आपके पास बिग चंक था इन्वेस्टर्स का, वो उस पर्टिकुलर टाइम में हट जाएगा। एंड एवरीवन इज हैविंग अपनी पॉकेट कि यार मैं अपनी पॉकेट से इतना ही कर सकता हूँ। तो अगर पॉकेट छोटी हो जाएगी, बेड्स कम लगेंगे, कम मार्केटिंग होगी, कम कम प्रमोशन होगी, तो उससे बेड्स बढ़ने के चांसेस कम है। बट डू यू थिंक कि बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड लाइसेंसिंग में ये सारी चीज़ें होती हैं जिस वजह से वो इतना टाइम लगता है, तो आधे लोग तो वो थॉट से ही नहीं हो जाते, तो बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स ही बन पाते हैं कि जिनके पास फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है। बिल्कुल। बट गवर्नमेंट वाइज ऑल्सो आई डोंट सी दैट गवर्नमेंट इज यू नो, उनको तो लाइसेंसिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो उनकी अथॉरिटीज़ हैं, उनकी डिपार्टमेंट्स हैं, वो अपने लिए तो कम से कम करवा सकते हैं क्विकली। ओवरऑल बेड्स हम इंक्रीज, बिकॉज आवर जीडीपी ऑफ, हमारे जो नेशनल जीडीपी है उसका हम लेस देन 2% इंफ्रास्ट्रक्चर पे या मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, जबकि बाकी देश जो हैं, जो डेवलप्ड देश हैं, जैसे यूरोप हो गया, अमेरिका हो गया, ये सारी चीज़ें होगी, वो 9% तक अपना जीडीपी का वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो जब 2% है तो वो स्लो ग्रोथ ही हो गया। एंड आई डोंट अंडरस्टैंड वाई, क्योंकि ये बहुत ही लुक्रेटिव मार्केट है, हमारे पास पॉपुलेशन है, कभी ना कभी हर इंसान हॉस्पिटल, डॉक्टर, इन सब से मुलाकात करता ही है। बिल्कुल। सो व्हाई डू यू थिंक इज अ लैक ऑफ विल फ्रॉम द गवर्नमेंट? नहीं, एक्चुअली वी आर ऑल्सो डूइंग B2G, तो हम बिजनेस टू गवर्नमेंट भी करते हैं। वी आर सप्लाइंग टू गवर्नमेंट अथॉरिटीज राइट नाउ। रिसेंटली ईयर्स में गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा बजट पुट ऑन करा है फॉर मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके एंड बहुत ज़्यादा इस ईयर भी चेंजेस आए हैं। ओके बहुत ज़्यादा नए हॉस्पिटल्स आ रहे हैं, न्यू स्टेट्स में नए हॉस्पिटल्स आ रहे हैं। अब न्यू हॉस्पिटल्स आने में टाइम लगता है, इट टेक्स टाइम, इट इज़ ऑल्सो प्रोसीजर। बट आने वाले कुछ सालों में 101% वी विल बी अप बाय 2%, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अ गुड अमाउंट एक्सपेंडिचर हो रही है हॉस्पिटल्स में फ्रॉम द गवर्नमेंट। बहुत ज़्यादा चीज़ें इम्पैक्टफुल आज की डेट में क्रिएट होनी शुरू हो गई है मेडिकल लाइन में। ओके इफ़ यू गो टू द कंज्यूमेबल्स ऑल्सो, पहले कंज्यूमेबल्स में वी वर नॉट हैविंग एनी कैप इन गवर्नमेंट मार्केट कि यार हमें अगर कंज्यूमेबल परचेज करना है तो वी कैन परचेज ऑफ एनी कॉस्ट और एनीथिंग वी कैन परचेज। राइट नाउ गवर्नमेंट ने उस बजट को बचाने के लिए, उस बजट को स्पेंड ना हो जाने के लिए, दे आर मेकिंग द कैपिंग कि आप इस पर्टिकुलर चीज़ को इस पर्टिकुलर प्राइस से ज़्यादा नहीं परचेज कर सकते। वो जो बजट उनका बच रहा है, उस बजट को वो दे आर टेकिंग दैट न्यू हॉस्पिटल्स and building new hospitals. Right now, a good amount of budget comes in like all the states, क्योंकि we are doing government business and बहुत अच्छी inquiries generate हो रही है government business में से, क्योंकि this year they are having like a very good amount of budget and they will 101%, जो अगर हम आज की डेट पे बैठे हैं, आज से 1 साल बाद देखेंगे, मे बी it will go above 2% only within 1 year. तो नाउ 10 years from now it will be much more. मतलब हम मे बी बाकी सारी कंट्रीज से ज़्यादा हाई हो सकते हैं, बिकॉज राइट नाउ गवर्नमेंट इज ओनली फोकस्ड ऑन मेडिकल बिजनेस Okay कि वी नीड टू बिल्ट अप द मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। मेडिकल टूरिज्म इज ओनली बिकॉज कि हमारे इंडिया के अंदर इलाज बहुत सस्ते हैं। अगर आप यही नॉर्मल इलाज करने जाओ बाहर, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, वहाँ से बहुत ज़्यादा साउथ ईस्ट में से बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं यूएई इंडिया में यूएई से आ रहे हैं। तो अगर आप वही नॉर्मल जो इलाज हॉस्पिटल्स में वहाँ पे जाओगे और यहाँ पे आओगे, देयर आर डिफरेंस फॉर 10x। तो अगर यहाँ पे कोई इलाज 10,000 रुपये का हो रहा है, एक नॉर्मल सिजेरियन सर्जरी 7 से 8 हज़ार रुपये में हो जाती है। सिजेरियन की सर्जरी नॉर्मल 7 से 8 हज़ार हो जाती है, जो गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली आयुष्मान। ओके बट इन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स अब मेडिकल कॉलेजेस के अंदर इससे भी कम प्राइस हो चुके हैं। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है गवर्नमेंट लेकर आ रही है, उससे काफ़ी ज़्यादा जो टूरिज्म बढ़ेगा,
उससे नए हॉस्पिटल्स भी आएंगे, वो जो वहाँ से फंडिंग आ रही है, गवर्नमेंट फंडिंग कर रही है, तो बहुत ज़्यादा चेंजेस आने वाले 5 साल में। और जो बेड्स इंक्रीज होंगे, दैट विल ग्रो रैपिडली, मतलब बूम होगा एकदम। रिसेंटली वॉर लगी थी, अगर आपको पता होगा, तो गवर्नमेंट ने वी वी हैव सेंड द स्ट्रेचर्स टू जम्मू कश्मीर। ओके। तो जम्मू कश्मीर में जितने स्ट्रेचर गए थे, वी हैव सेंट। तो गवर्नमेंट ने इमीडिएट एक्शन लिया कि दे डोंट वांट कि अगर वहां पे कोई भी रिफ्यूजी है और एनीथिंग हैपन्स बैड, तो हमारे पास कोई सेकंड ऑप्शन नहीं होनी चाहिए कि हम उस टाइम पे स्ट्रेचर ढूंढें, हम उस टाइम पे बेड्स ढूंढें। तो वहां पे बेड्स भी ऑन टाइम पहुंच के, स्ट्रेचर्स भी ऑन टाइम पहुंच के, एवरीथिंग वाज ऑन टाइम। हाँ ठीक है, लाइक फ्राइडे, लाइक मेरे को याद है उस दिन मैं आई वाज सिटिंग एट होम, तो उन्होंने संडे को सीज फायर कर दिया, बट एवरीथिंग वाज ऑन टाइम। मतलब गवर्नमेंट का एक्शन लेने में कोई टाइम कम नहीं हुआ। वाह, ओके, दैट्स गुड टू हियर। बैकएंड से उनकी पूरी रेडी थे कि इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग, उस वक्त हम किसी भी बंदे की लाइफ से नहीं खेल पाएंगे। एवरीथिंग शुड बी रेडी। तो वो बैकएंड पे लेकर चली थी गवर्नमेंट। तो इस रैपिड स्पीड से जो गवर्नमेंट एक्शंस ले रही है ना, आने वाले 4 से 5 साल में आपको और मेरे को खुद को फर्क दिख जाएगा। तो बेसिकली यूर सेइंग कि अभी क्योंकि बहुत रिसेंटली कुछ सालों पहले ही हमने एक्चुअली सीरियसली मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना शुरू हुआ है, तो उसके जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होने में टाइम लगता है वो ही लग रहा है। और अब एक ऐसे पॉइंट पे आ गया, बिकॉज यू आर डीलिंग विद गवर्नमेंट एजेंसीज, कि अभी रैपिडली उसका जो इम्पैक्ट है वो दिखने लगेगा। बिल्कुल। मुझे एक बात बताइए, एक सवाल आया मेरे पास कि क्या महंगा इक्विपमेंट मतलब बेटर ट्रीटमेंट होता है, कि इक्विपमेंट का ऐसा गेज हो ही नहीं सकता? सर राइट चॉइस एक सही इक्विपमेंट है, मतलब महंगा और सस्ता हम उसको जस्टिफिकेशन नहीं दे सकते। कुछ इक्विपमेंट्स ऐसे भी हैं कि हम एक इकोनॉमिकल रेंज के ऊपर अगर लेते हैं तो दे परफॉर्म्स बेस्ट, एंड कुछ इक्विपमेंट ऐसे भी हैं जो बहुत महंगे लेने के बाद भी परफॉर्मेंस नहीं दे पाते। तो इट इज़ नॉट लाइक दिस कि अगर आप महंगा ही ले रहे हो तो वो अच्छा है, क्योंकि यू डोंट नो कि उस कंपनी के पास कैसी सर्विस सपोर्ट है, कैसी कस्टमर केयर है, क्या डॉक्टर की सुनवाई हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है, क्या उनके मतलब थिंकिंग है कंपनी की, व्हाट एग्जैक्टली दे आर मेकिंग, कि उनके पब्लिक रिलेशन कैसे हो रहे हैं, क्या चीज़ हो रही है, क्या उनके पास्ट परफॉर्मेंस थी, क्या उनके रिव्यूज थे। तो दैट ऑल डिपेंड्स। ओनली महंगा इज नॉट लाइक दिस कि यार बहुत अच्छी चीज़ हो सकती है। तो एवरीथिंग डिपेंड्स कि यार कंपनी की मेंटेलिटी क्या है। तो क्या होता है कि जस्ट टू प्रूव कि हमारा इक्विपमेंट अच्छा है तो प्राइस इन्फ्लेट कर दें? सर क्योंकि आज भी इंडिया में वो है कि अगर महंगा है तो अच्छा होगा, वो एक सोच है। मेनली आप डॉक्टर्स के ट्रस्ट के बिना इक्विपमेंट को ओवर प्राइस कर देते हो तो आप माल नहीं बेच पाओगे। आपका इक्विपमेंट का एक मार्केट प्राइस है। अगर आप मार्केट प्राइस से थोड़ा सा बढ़ा के इक्विपमेंट बेच रहे हो, दैट इज ओके, कि यार ठीक है, आपके डॉक्टर्स का ट्रस्ट भी है आपके ऊपर, एंड वो ठीक है, दैट आप उसको बेच सकते हो। बट अगर यू आर डबलिंग द प्राइस इन द मार्केट एंड यू आर टेलिंग पीपल कि भाई हमारी सर्विस सबसे अच्छी है, हमारा इक्विपमेंट सबसे अच्छा है, और आपके पास कुछ दिखाने के लिए ना हो, कोई डॉक्टर का टेस्टिमोनियल ना हो, कोई रिव्यू वीडियो ना हो, कोई कुछ ना हो, एंड डॉक्टर आपकी रेफरेंस भी ना दे रहा हो, आपके पास क्लाइंट लिस्ट ना हो, तो हाउ विल समवन परचेज? अगर मैं पर्सनली लेने जाऊंगा, मैं तो कभी खुद परचेज ना करूं। आई नीड, अब मेरी मेंटेलिटी ये है कि मैं जो दिखता है वो बिकता है। मैं जितनी चीज़ों को, जितने ज़्यादा हॉस्पिटल्स में अपने इक्विपमेंट को देखूंगा या एलिस प्रो के इक्विपमेंट को देखूंगा, तो इट विल बिल्ड ट्रस्ट। कि डॉक्टर्स के माइंडसेट में भी, अगर एक डॉक्टर है 10 हॉस्पिटल में सर्जरी कर रहा है, अब वो एलिस प्रो के 10 हॉस्पिटल में इक्विपमेंट देख रहा है, तो उसको एक चीज़ ये तो पता लग गई कि दे आर हैविंग गुड मार्केटिंग ऑल्सो, एंड बट दे आर हैविंग ट्रस्ट ऑल्सो, जो हॉस्पिटल ओनर्स, रिक्वायरमेंट अथॉरिटी एंड वहाँ के जो डॉक्टर्स को ट्रस्ट है।
तो वो चीज़ मैटर करती है। एक बात बताइए, आप जो आपके प्राइस पॉइंट्स क्या हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल चेंज होते रहते हैं, क्या आप एक फ्लैट प्राइस है कि हमारा ये इक्विपमेंट ये प्राइस का है तो हर हॉस्पिटल में इसी प्राइस में बिक रहा है? सर एक हमारा इनिशियल प्राइसिंग रहता है, दैट वी टेल एज कोटिंग प्राइजेस, जो हमारे कस्टमर प्राइजेस रहते हैं, एंड एक हमारा प्राइस रहता है डीलर प्राइजेस। अब कुछ लोकेशंस ऐसी होती हैं जिसमें वी नीड टू इन्वॉल्व द मीडिएटर। हम डायरेक्ट हॉस्पिटल के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि उस पर्टिकुलर रीजन के अंदर हमारा ऑथराइज्ड पर्सन है फॉर टेकिंग केयर ऑफ सर्विस। सो हमें वो पर्टिकुलर मार्जिन उनको देना पड़ता है। ओके। अब दे आर सेलिंग, अब उनके कितने खर्चे हैं, वहां के कितने खर्चे हैं, 10 बार ही जाना पड़ रहा है डेमोस्ट्रेशन के लिए, 20 बार ही जाना पड़ रहा है, डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, तो अब वो प्राइस कैप नहीं लगा सकते हो आप। ओके। उस डिस्ट्रीब्यूटर के लड़के की ट्रैवलिंग कॉस्ट मैं कैलकुलेट नहीं कर पाऊंगा अपने एंड पे। आई कैन ओनली कैलकुलेट कि मैं किस प्राइस पॉइंट पे बेच रहा हूं। बट ये चीज है कि वी आर प्रोवाइडिंग मोस्ट, एंड इस चीज को मैं दावे से बोल सकता हूँ कि हमारा इक्विपमेंट मोस्ट इकोनॉमिकल रेंज में है, एंड हम अपने एंड से 100% देते हैं इन सर्विसिंग। रिसेंटली एक केस गुजरात के डॉक्टर हैं, अब वेंटिलेटर की स्क्रीन नहीं चल रही, इसके अंदर आप क्या करोगे, अपना लड़का भेजोगे, चेकिंग करवाओगे, ये करवाओगे, या लोकल चेक करोगे कोई लड़का चले जाए। मेरी टीम ने उस पर्टिकुलर डॉक्टर को वो स्क्रीन रिप्लेसमेंट में भेज दी। जब तक सर आपका काम नहीं चल रहा, आप इस स्क्रीन से वर्किंग करो। उस पर्टिकुलर स्क्रीन को हम अपने पास बुला के अब नाउ 100% उसका सोल्यूशन रिजॉल्व करके उस स्क्रीन को दोबारा भेज देंगे कि उनका काम भी नहीं रुका, एंड दैट वो इक्विपमेंट भी इकोनॉमिकल था। ऐसा नहीं है कि मैंने वो डबल प्राइस करके डॉक्टर को इक्विपमेंट बेच रखा है, नॉमिनल मार्जिन के साथ में, जिसमें मैं सर्विस कॉस्ट बेयर कर पाऊँ। तो ये अलग अलग हॉस्पिटल्स, जब डॉक्टर सेम है, इक्विपमेंट सेम है, प्राइसिंग लगभग वैसी ही होती है, तो अलग अलग हॉस्पिटल में अलग अलग प्रोसीजर्स के इतने अलग अलग प्राइसिंग क्यों होते हैं? सर वो भी हॉस्पिटल, अब क्या हॉस्पिटल अपना प्रॉफिट एक्स्ट्रा मार्जिन लगा के बिकॉज हाई प्राइस कर रहा है, क्या है, व्हाट इज द रीजन फॉर इट? सर नॉट विद द मार्जिन्स, मतलब एक मैं आपको कल की बात बताता हूँ, डॉक्टर पंकज के साथ में मैं बैठा था, उनका हॉस्पिटल मेरे ऑफिस के साथ में है। तो आई वाज टेलिंग कि मैं कल पॉडकास्ट पे जा रहा हूँ, तो ही वाज कॉन्ग्रेचुलेटिंग में कि ठीक है भाई, मतलब एक नई शुरुआत है तो आप काम करो। एंड बट मैंने उनसे उस कल ये चीज़ पूछी कि सर आपके पास कितने लोग काम करते हैं हॉस्पिटल में। एक 70 बेड के हॉस्पिटल के अंदर दे आर हैविंग 300+ पीपल, मतलब एवरी बेड आप 3 से 4 बंदों का खर्चा लेकर जा रहे हो। वो जो एवरेज कॉस्ट ऑफ मतलब रनिंग अ हॉस्पिटल वो बहुत ज़्यादा है आज की डेट में। अब कोई छुट्टी पे चले गया, कोई यहाँ चले गया, कोई वहाँ चले गया, तो सब चीज़ें A to Z आपको कॉर्पोरेट करके लेकर चलनी है। कोई इक्विपमेंट खराब हो गया, उस सर्जरी के अंदर ही इक्विपमेंट खराब हो गया, डॉक्टर की गलती से इक्विपमेंट खराब हो गया, कोई सर्विस कॉस्ट आ गई जो कंपनी ने बेयर करने से मना कर दी, कोई ब्रेकेज कॉस्ट आ गई, तो वो सब खर्चे आपके ट्रीटमेंट में ही जाएंगे। डॉक्टर हॉस्पिटल ओनर अपनी पॉकेट से तो डालेगा नहीं। तो दैट इज वाई कि वो एक प्राइस ऐसा लगता है कि यार ठीक है, बहुत हाइक्ड प्राइस है। तो वो सब चीज़ें मैं एक प्राइवेट हॉस्पिटल्स में थोड़ा सा ये चीज़ रहती है। इंटरेस्टिंग। एआई का क्या सोच है आपके बारे में? व्हाट डू यू थिंक अबाउट एआई? क्या इक्विपमेंट्स और ये सब एआई विल कैसे बदलेगा अपने हेल्थ केयर इंडस्ट्री को? बूस्ट करेगा, सपोर्ट करेगा, या डॉक्टर्स को की नौकरियां खाएगा? सर डॉक्टर्स की लाइक जॉब तो मेरे को लगता है, जहाँ तक अभी जितनी टेक्नोलॉजी आई है, कि एआई से लेना है थोड़ा सा मुश्किल, कि आप डॉक्टर्स की जॉब एंड उनका एक्सपीरियंस नहीं ले पाओगे एआई से। हाँ, आने वाले 5 साल में सिनेरियो कुछ और हो तो मैं कुछ कह नहीं सकता, बट ऑन आज की डेट पे कि आप एआई से डॉक्टर्स का जॉब ले लो, वो कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। एक मैं वीडियो देख रहा था यूट्यूब पे, तो एक डॉक्टर ने सर्जरी करी घर पे बैठ के, बहुत फेमस हुई थी वीडियो। तो रोबोटिक सर्जरी करी घर पे बैठ के,
एंड द सर्जरी वाज सक्सेसफुल। तो मैं उस टेक्नोलॉजी को देख के बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ कि राइट नाउ डॉक्टर्स कैन ऑल्सो लाइक कहीं पे भी बैठ के कोई भी सर्जरी कर सकते हैं। तो वो एआई का बहुत एक अच्छा इन्वॉल्वमेंट आ सकता है कि डॉक्टर्स जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं उनकी एक लाइफ थोड़ा सा इजी वे में या कंफर्टेबल वे में जा सकती, उनके लिए एक प्लस पॉइंट हो सकती हैं सब चीज़ें। आखिरी सवाल, अगर आपको हेल्थ केयर इंडस्ट्री को एक सेंटेंस में डिस्क्राइब करना हो तो कैसे करेंगे? लाइफ सेविंग इंडस्ट्री। लाइफ सेविंग इंडस्ट्री। इसी बात पे हम आशा करते हैं कि आपके इतने इन्फॉर्मेशन से लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मिले कि हॉस्पिटल इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर इंपॉर्टेंट है, पर उससे ज़्यादा जो इक्विपमेंट्स हॉस्पिटल में लगते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो इक्विपमेंट्स के बिना जो डॉक्टर्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, वो फंक्शन ही नहीं कर पाएंगे। डॉक्टर कितना भी अच्छा हो, अगर इक्विपमेंट लो क्वालिटी का हो या फॉल्टी हो, तो अच्छे से अच्छा डॉक्टर भी अपना काम नहीं कर पाएगा। सो आई फील थैंक यू सो मच, आप जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, एक अच्छे इक्विपमेंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं हमारे हेल्थ केयर इंडस्ट्री को, उससे भरोसा बढ़ता है। एंड आई थिंक पीपल लाइक यू एंड आपके कंपनी जैसे जैसे लोग हैं, जिसकी वजह से आई थिंक मेडिकल टूरिज्म भी बढ़ रहा है, क्योंकि दुनिया में ट्रस्ट बढ़ रहा है, और ट्रस्ट बढ़ रहा है तो डॉक्टर जो ट्रीट कर रहा है वो तो है ही, पर जो डॉक्टर औजार यूज़ कर रहा है वो भी एक अच्छी क्वालिटी का होता है, उससे भी ट्रस्ट बनता है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ऑन अनलॉक विद कुणाल जय सिंह। आशीष, थैंक यू सर। थैंक यू। अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा और आपने इस एपिसोड से कुछ सीखा तो प्लीज इस एपिसोड को 2 लोगों के साथ जरूर शेयर करना, ताकि उनकी जिंदगी में भी एक नई चीज अनलॉक हो, एक नया इन्फॉर्मेशन अनलॉक हो। और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस एपिसोड को लाइक कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि जब भी मेरा एपिसोड लॉन्च हो आपको सबसे पहले पता चले।